यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी को 2024 का चुनाव जिताने की तैयारी कांग्रेस ने पूरी तरह से कर ली है। मतलब आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन कल आए नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि मतलब वो मजाक में कहते हैं ना कि गंगाधरी शक्तिमान है। मतलब यानी कांग्रेस ही बीजेपी की जीत की असली चाबी है और मोदी की हैट्रिक की गारंटी को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने अभी से काम करना शुरू कर दिया। इसको समझिए, यानी गारंटी मोदी की, मिशन राहुल गांधी का। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इंडी अलायंस में शामिल अलग अलग पार्टियां अब इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस की नाकामी और कांग्रेस के फेलियर की वजह से बीजेपी जीती। यही इंडी गठबंधन की आर्मी है। सुनिए, उद्धव गुट ने आज अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय लिखा, जिसमें तीनों राज्यों में हार की वजह कांग्रेस को बताया। उद्धव गुट संपादकीय, इस संपादकीय में लिखा कि कांग्रेस ने इंडी अलायंस के नियमों का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से यह हार मिली। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस को एक अनुशासनहीन खिलाड़ी बता रही है। ठीक इसी गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने तक की नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो नोकझोंक हुई, उससे कांग्रेस को बचना चाहिए था। ठीक वैसे ही, मतलब जैसे क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी कई बार स्लेजिंग करते हैं ना, और मामला बिगड़ जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति ऐसी हो रही है तो इंडी ब्लॉक समन्वय समिति जीत नहीं सकती। यानी इंडिया अलायंस में कांग्रेस को ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जिसका प्रदर्शन लगातार खराब है, लगातार, लेकिन फिर भी उसने हर मैच में ओपनिंग करने की जिद पकड़ी हुई है। सीपीआईएम के नेता, मतलब आज कांग्रेस को पूरा इंडिया अलायंस अच्छे से सुना रहा है। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हर राज्य में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच बेहतर सलाह मशवरा और समन्वय होता तो प्रचार अधिक सक्रिय हो पाता। अभी यही केसी त्यागी ने भी कही कि इंडी अलायंस को गंभीरता से लिया ही नहीं कांग्रेस ने। यानी कांग्रेस को ना मैदान समझ में आता है ना पिच, फिर भी उसे लगता है कि ओपनिंग उसी को करनी चाहिए, फिर भी वो लगता है कि बाजी मार लेगी। और यही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे से अच्छे खिलाड़ी पर भी भारी पड़ता है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडी अलायंस का सबसे बड़ा दल है, उसे इस गठबंधन में सबको साथ लेकर चलने की जरूरत थी, जो कांग्रेस ने नहीं किया। यानी कि कांग्रेस एक टीम प्लेयर नहीं है, वहीं कप्तानी भी करना चाहती है, वही ओपनिंग भी, और उसे लगता है कि वो कोच बनकर दूसरों को खेल भी सिखा सकती है कांग्रेस। इसी बात से बाकी पार्टियां नाराज हैं। अब खबर मिल रही है, सुनिए ध्यान से जो बता रहा हूं। ममता बनर्जी ने इंडी अलायंस की बैठक से किनारा कर लिया है, वो शामिल नहीं हो रही हैं। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला मेरे पास जानकारी नहीं है। 6 दिसंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस से कहा था कि वो सीट शेयरिंग पर बात कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए परिणाम आया। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में संभवतः शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने आज इशारों में कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों का परिणाम आ गया, अहंकार खत्म हो गया। 3 राज्यों का परिणाम आ गया, अहंकार खत्म हो गया। यानी कांग्रेस ने बीजेपी के सामने अपना स्कोर बेहतर करने के चक्कर में रन रेट भी गवाया और मैच भी। जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने भी कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार है। उन्होंने गठबंधन के किसी भी दल से न संपर्क किया, न ही सहयोग मांगा। अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे, जो कि एक दुस्वप्न था। यानी कि कांग्रेस के कप्तान राहुल गांधी कहते तो हैं कि सबको जोड़ने निकले हैं, लेकिन जब मैदान सज जाता है तो वो एकला चलो वाली धुन में सभी खिलाड़ियों को पवेलियन में बिठाकर
मैदान में अकेले उतर जाते हैं और आउट हो जाते हैं या हिट विकेट हो जाते हैं, हार जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी पर इंडिया अलायंस की पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि वो पिच को समझ नहीं पाती, हर बार पिच को पढ़े बिना ही मैदान में उतर जाती है और इसका नतीजा परिणाम में दिखाई भी दे रहा है। इसलिए अब आपको पिच रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि इन चुनावों के बाद सियासी पिच कितनी बदल चुकी है। अब देखिए, आज देश का नया राजनीतिक नक्शा यह आपको देखने की जरूरत है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस समय देश के 17 राज्य ऐसे हैं जिसमें या तो बीजेपी या फिर बीजेपी के समर्थन से बनी सरकारें हैं, ठीक। और इन राज्यों में देश की 51% से ज्यादा आबादी रहती है। 51% आबादी पर बीजेपी का कब्जा, बीजेपी राज कर रही है। आप जरूर जानना चाहेंगे जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब क्या स्थिति थी, ठीक। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी और पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, सिर्फ 5, और 2 राज्यों में उसके समर्थन से बनी सरकारें थी। यानी मोदी जब सत्ता में आए उस समय 26% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार चला रहे थे, और उस वक्त 14 राज्यों में कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों की सरकारें थी। ये देखिए आप, 7 राज्य, अब 16 राज्य, 26% आबादी और अब 51% आबादी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब 7 राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ सरकारें, 26% पर बीजेपी राज कर रही थी। आज की तारीख में 2023 में वो 7 से 16 राज्य और 26 से 51% आबादी पर बीजेपी का कब्जा है। मतलब देश की ये जो आबादी है, यानी कि 37% एक्स्ट्रा, 27% एक्स्ट्रा आबादी पर अब बीजेपी का कब्जा है। लेकिन मोदी राज में देश की राजनीतिक तस्वीर बदलती गई। देश के राजनीतिक नक्शे में कितना बदलाव आया, इसे आप मैप के जरिए देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जीत दर्ज किया, उनमें 65 लोकसभा सीट है, 65। और अगर इन नतीजों का लोकसभा चुनाव के हिसाब से आकलन करें ना, तो बीजेपी को इन राज्यों में इस समय कम से कम 45 सीटें मिलती जरूर दिखाई दे रही है, और आने वाले लोकसभा चुनाव में संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वैसे इन चुनावों की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोदी की गारंटी चली है। जी हां, देश में सिर्फ एक गारंटी, मोदी की गारंटी। विपक्ष की मोदी हटाओ वाली पॉलिटिक्स फेल हो गई। 3 राज्यों के परिणाम आने पर यह साफ हो गया कि किन किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया और किन मुद्दों पर इंडिया अलायंस को चोट लगी। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला किया, चुनाव के दौरान उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया, उनको जनता ने सबक सिखाया। लोगों ने जन कल्याण, देश हित, सनातन के सम्मान, भ्रष्टाचार के विरोध में वोट किया, जबकि जाति की राजनीति, सनातन का अपमान, सरतन से जुदा पर मौन रहने वालों को सत्ता से बाहर कर दिया। इस चुनाव में इंडिया अलायंस का रेवड़ी कल्चर भी फेल हो गया, फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर। हालांकि इंडिया अलायंस के पास अब भी मौका है कि वो 2029 की तैयारी करे, तो इस हार से सबक लेकर 2029 के लिए अभी से पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत कर सकते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत से उन लोगों को भी जवाब मिल गया जो ये कहते थे कि देश की जनता में अब मोदी मैजिक फीका पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जिस तरह से लोगों ने भरोसा जताया और 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बहुमत मिला, उसने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। यहां तक कि विदेशी मीडिया बात बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ता ना। अक्सर ही कहता है कि मोदी राज में लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यक परेशान है, संविधान खतरे में है, देश की आम जनता का भरोसा उठ गया है। आज वही विदेशी मीडिया उनकी तारीफ करने को मजबूर है। ज्यादातर विदेशी अखबारों ने यह लिखा है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम इंडिया अलायंस के लिए बड़ा सेटबैक और 2024 के लिए मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं। अब सुनिए बीबीसी क्या लिखता है। बीबीसी लिखता है कि राज्यों के चुनाव परिणाम में जीत से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता साफ हो गया। बीबीसी, बीजेपी उत्तरी और मध्य भारत के हिंदी हार्टलैंड में अजय दिख रही है।
कांग्रेस के हाथ से राजस्थान निकलना चिंताजनक है। अल जजीरा ने क्या लिखा? अल जजीरा ने लिखा कि 4 चुनावों के नतीजों से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के मूड का पता चला है। कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना से ही संतोष करना पड़ा। राजस्थान में वो अपनी सरकार नहीं बचा पाई। क्या 28 विपक्षी दलों का नया गठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है? ब्लूमबर्ग ने लिखा कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी 3 प्रमुख राज्यों में जीतने के बाद लोकसभा चुनाव में फिर विपक्ष को मात देने के लिए तैयार है। ध्यान दीजिए, सारा विदेशी मीडिया है जो मोदी फैन नजर आ रहा है आपको। मतदाताओं का यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन एक मजबूत प्रदर्शन है। न्यूयॉर्क टाइम्स, जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का भी जिक्र किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि हिंदी बेल्ट में 3 राज्यों में जीत के जरिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहला अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। जनवरी में अयोध्या में बड़े मंदिर राम मंदिर का उद्घाटन मोदी के पास पहले ही बड़ा समर्थन जुटाने का मौका है। लेकिन वैसे एक चीज को समझिए, भारत पूरी दुनिया में शायद अकेला देश है जहां इतनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है, और भारत की यही बात भारत को दुनिया का सबसे अलग देश बनाती है। भारत के लोग सदियों से अनेकता में एकता पर विश्वास करते आए हैं, लेकिन कल आए नतीजों के बाद कुछ लोगों ने इस विश्वास को भी तोड़ने की कोशिश की। किसने क्या कहा ये हम आपको कल भी बता चुके हैं, लेकिन आज बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। जो कुछ लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ, कुछ लोग जो बंटवारा कार्ड चल रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं, बंटवारा कार्ड, दक्षिण उत्तर उत्तर दक्षिण कर रहे हैं, जो लोग भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट रहे हैं ना, वो असल में भारत को समझते ही नहीं है। मैं उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूं। देखिए, भारत में 4 मठ हैं, 4 मठ। दक्षिण में रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है, पश्चिम में शारदा मठ जो गुजरात के द्वारका में है, और उत्तर में बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है। इन मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, केरल के कलाडी में। उन्होंने समाधि ली उत्तर भारत में, केदारनाथ में। अपने जीवन में उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। इन मठों ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से लेकर पश्चिम तक भारत को सनातन के एक सूत्र में बांधा। लेकिन आज कुछ लोग हताशा में, हार के चक्कर में आदि शंकराचार्य की परंपरा वाले भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और सनातन के सूत्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट एम फैक्टर की बात करना बहुत जरूरी है, जो बीजेपी की जीत और इंडिया अलायंस की हार की सबसे बड़ी वजह बना। देखिए, इंडिया अलायंस के लिए एम का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, माइनॉरिटी, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमान। एम तुष्टीकरण के सारे वो उस चुनाव को जीतना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे मुद्दे उठाए जो मुस्लिम वोटर्स को पसंद आए, चाहे सनातन का अपमान हो, सनातन को गाली हो, जातिगत जनगणना हो, आरक्षण की बात हो, हमास का समर्थन नहीं किया हो लेकिन फिलिस्तीन का समर्थन किया और हमास के खिलाफ एक शब्द बोलना ना हो, मोदी को हटाने की बात हो, या फिर सर तन से जुदा पर चुप्पी, हमास पर चुप्पी। कुल मिलाकर ना इंडी अलायंस के नेताओं ने पूरी कोशिश की वो माइनॉरिटीज के ज्यादा से ज्यादा वोट ले सके और हिंदू वोटर्स को जातियों में बांट सके। लेकिन उनके इस दांव की काट बीजेपी ने जिस एम से की, उसका क्या मतलब? एम मोदी और महिलाएं, यानी चुनाव भले ही राज्यों के थे लेकिन उन चुनावों को बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित रखा और मोदी के सहारे उसने महिला वोटर्स का भरोसा जीता, जिसका उसे फायदा मिला। अब आप देखिए, मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए, हर कोई जानता है। इसी साल सितंबर के महीने में मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर 27 सालों से लटके महिला आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया। इसमें देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करने का प्रावधान। महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलता है। अब एम फैक्टर बदल गया है, देश के 9 करोड़ 83 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिल चुका है।
इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फ्री सिलाई मशीन, सुकन्या समृद्धि जैसी कई योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार में लाई गई हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के लिए जो योजनाएं गेम चेंजर साबित हुई हैं, उसमें लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाएं जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शिवराज सरकार की तरफ से लॉन्च की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 100 करोड़ रुपए के नारी सम्मान कोष की भी स्थापना की थी, एम फैक्टर। इसके माध्यम से महिला उद्यमों को मदद दी जाएगी।